जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज है 12 मार्च और 12 मार्च को दोनों पालियों के पेपर हो चुके हैं समाप्त। तो दोनों का जो हमारे पास बच्चों ने जिस तरीके के प्रश्न रिव्यू भेजा है उसी आधार पर मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे ज़्यादा जो सुबह की शिफ्ट का बता दूं, जो प्रश्न पूछा गया था हेपेटाइटिस रोग से पूछा गया था। कुपोषण से बहुत ज़्यादा प्रश्न आए हैं, जटिलताओं से आए हैं। आईसीडीएस से बता रहा है एक प्रश्न आया है, आयोडीन से प्रश्न आया है, घरेलू हिंसा से प्रश्न आए हैं, बाल अपराध से आए हैं। मैथ में एक नया टॉपिक जुड़ गया है, समांतर श्रेणी वाले जो फॉर्मूला इस तरीके के होते हैं, ए प्लस एन माइनस डी सॉरी एन माइनस वन, ये इस तरीके के होता है। उसमें अलग अलग होता है, एक योग का होता है एन बट ए बटा टू आपका एन प्लस। तो ये तुम्हारे फॉर्मूले आज समांतर श्रेणी से थोड़ा प्रश्न बड़े हैं। और आज मैथ के मैं बता दूं, सुबह की शिफ्ट में लगभग 15 मैथ रीजनिंग के 15 प्रश्न बता रहे हैं स्टूडेंट। और कंप्यूटर के 4 से 5 जो रोज आ रहा है वही पैटर्न है। इसी तरीके से शाम की भी शिफ्ट में थोड़ा बाल विकास से अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं जो बता रहे हैं। और आपके पोषण से प्रश्न यहाँ भी पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर से वही है और मैथ के वही। और आज का थोड़ा बच्चे ये बता रहा है कि पेपर का जो लेवल है वो बहुत टफ है। तो मैं उसी को देखते हुए कि थोड़े प्रश्न आज बड़े लेवल के लेकर आए हैं जो कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी अगर आप इनको करके जाते हैं। यहाँ से आपको किस तरीके के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वही प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। और मैं आपको बता दूँ, सीधे सीधे जो आप किसी यूट्यूब या बुक से पढ़ रहा है सीधे सीधे नहीं फंस रहा है प्रश्न सोचने पर आधारित फंस रहे हैं। तो मैं आज ऐसे ही प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। आपको इनको लगाना है और कम समय में, मेरा उद्देश्य है मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना है, सीधे सीधे आंसर और प्रश्न। कह रहा है कि व्यक्ति के ये सोचने पर ही आधारित हैं सारे प्रश्न। व्यक्तियों के आहार्य अंतर्ग्रहण का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं, 24 घंटे की आहार स्मृति का, कच्चे खाद्य पदार्थों का भार मापन का, खाद्य बारंबारता का। देखो ये किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ये सोचने पर और अगर आपने डिटेल पढ़ा तो मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, एड्स एक रोग है। तो एड्स एक रोग है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से आंसर जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वव्यापी। मैं आपको बता दूं, एड्स एक सर्वव्यापी रोग है। एड्स एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो संक्रमण के कारण होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब आयरन की कमी से पीड़ित किशोरी गर्भवती होती है तो वह डैश की संभावना अधिक होती है। तो ये आपको बताना है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा समय से पहले। तो अगर समय से पहले अगर क्या कह रहा है कि जब आयरन की कमी से पीड़ित किशोरी गर्भवती होती है तो समय से पहले प्रसव की संभावना रहती है। मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भ स्थिति से पहले और उसके दौरान आयोडीन की कमी होने से नवजात शिशु में डैश हो सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के। तो याद रखना, क्रेटीनता या बामनता कह सकते हैं। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला है, खाद्य उपयोग डैश डैश पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। तो यहां से जैव उपलब्धता पर, सुरक्षित व पीने योग्य जल और स्वच्छता और अपशिष्ट निकास। तो मतलब हो जाएगा देखो सारे प्रश्न सोचने पर आधारित हैं। इसी तरीके से आपको एग्जाम में मिलेंगे। आज का जिसने वीडियो पूरा देख लिया, बहुत, अगर कल एग्जाम है तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। 2015 में वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार गंभीर भूख स्थिति वाले अग्रणी देशों में भारत का स्थान है। 2015 का पूछ रहे हैं। तो छठवें का ये प्रश्न, वैसे मैं आपको बता दूं, जो इसमें ऑप्शन दिए गए थे उस तरीके से तो गलत है, क्योंकि उस समय हमारे देश का लगभग मैं आप लोगों को बता दूं, 2022 में 107वां था और 2015 में 80वां था। हमारा कितना था, इसका डबल था ये ऑप्शन में। तो आप लोगों को काम क्या करना है, 2024 का और 2023 का देख कर जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, तो ये आपको बताना है। तो 7 का आंसर हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरास्मस से पीड़ित बच्चे में इनमें से कौन सा लक्षणिक प्रकटन दिखाई नहीं देता है, ये आपको बताना है। तो 8 का मैं अगर आंसर की बात कर दूं तो सामान्यकृत एडिमा, बाकी के सभी देखते हैं। अम्लीय मल के साथ पानी जैसा दस्त, सामान्य से कम तापमान, उदर की पतली दीवार से क्राम कुंचन दिखाई पड़ता है। ठीक,
चलिए बाकी का आंसर क्या होगा आपका डी। अगला है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो 9 का जो आपका आंसर की बात हो जाएगी, सभी करते पोषण स्थिति, स्वच्छता, अपशिष्ट निकास, अनुवांशिकी। तो इसी तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रोग युग्म विषाणुओं द्वारा होता है। तो 10वें का जो आंसर हो जाएगा रेबीज व कर्ड मूल शोध गलसुगा मम्पस कह सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संबंधी मापन जैसे लंबाई, भार, मुड़ी, त्वचा की मोटाई आदि के महत्वपूर्ण संकेत हैं। तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा पोषण स्थिति के कारण। तो याद रखियो किसके कारण होते हैं, ये सभी पोषण स्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं। चलिए अगला है, खेसारी दाल में उत्पन्न नामक जीव विष कलाय खंज या कह सकते हैं लेथरी रुग्णता नामक रोग उत्पन्न करता है। तो देखो याद रखियो इसी तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बीटा ऑक जेली अमीनो अम्ल। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप किसी और सब्जेक्ट का चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बता दीजिए। यहाँ से 13 का आंसर, एक वृद्ध पोषक तत्व जिसका मुख्य कार्य ऊतक वृद्धि और रख रखाव होता है। तो 13 का आंसर आ जाएगा आपका प्रोटीन हो जाएगा आंसर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पीयूष ग्रंथि की कार्य क्षमता अपर्याप्त होना और प्लाज्मा में वृद्धि हार्मोन का स्तर सामान्य से अधिक होना डैश के साथ संबंधित है। तो आंसर ये हो जाएगा पीईएम। क्या हो जाएगा, पीईएम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ड मूल शोध या गलसुगा मम्पस का संक्रमण है। तो 15 का अगर आंसर की बात कर दूं तो कर्ड पूर्व पैरोटिड ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न है, देखो सारे प्रश्न ऐसे ही आ रहा है, सीधे बुक में नहीं फंसेंगे। शरीर या आप डिटेल पढ़ रहा है तो आपसे सारे प्रश्न बन जाएंगे। मैं फिर से कहता हूं कि आप जितना पढ़ सकते हो, अगर आपका समय है 12 अप्रैल तक पेपर चलेंगे तो डिटेल पढ़िए। शरीर क्रियात्मक ईंधन कारक 1 ग्राम वसा में डैश प्राप्त होती है। तो 16 का आंसर आपको बताना है, 9 कैलोरी हमें प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा में। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है एक बच्चे की वृद्धि मंदित है, वह चल नहीं सकता है और उसके पूरे शरीर में नील पड़े हुए हैं। आहार संपूरक के रूप में इनमें से किस पोषक तत्व का सुझाव दिया जाना चाहिए। तो 17 का आंसर हो जाएगा सिट्रस परिवार के फल जैसे मौसमी, संतरा, मतलब खट्टे फल देना चाहिए। अगला है कि ट्यूबरकुलोसिस के उपचार का लक्ष्य है। तो 18 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब उच्च रोग मुक्त दर सुनिश्चित करना, पुनरावृत्ति न्यूनतम करना और औषधीय प्रतिरोध उत्पन्न करना। चलिए अगला प्रश्न है, बालवाड़ी पुरस्कार कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1970 में आरंभ किया गया था। एक स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षण कार्यक्रम जो डैश का संपूर्ण भोजन प्रदान करता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका 300 किलो कैलोरी। अगला है कि गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक डायग्नोस्टिक तकनीक अधिनियम डैश पर केंद्रित है, जिससे हम पता करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जन्म से पहले लिंग पहचान की रोकथाम, मादा भ्रूण गर्भपात रोकथाम, दंपति को व्यापक एवं उपयुक्त परामर्श। चलिए अगला प्रश्न है, स्वस्थ सुपोषित वयस्क की ऊर्जा आवश्यकता डैश के समतुल्य होती है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ से कुल ऊर्जा व्यय के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, गाइट्रोजन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो अपटू थायराइड ग्रंथि में डैश के उपयोग में हस्तक्षेप करते हैं। तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा आयोडीन। याद रखिए कौन करता है, आयोडीन करता है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य ऊपरी बाह्य की परिधि के आधार पर कुपोषण की श्रेणियों में वर्गीकरण के लिए इनमें से किस मान की गंभीर रूप से कुपोषित की श्रृंखला में रखा जाता है। तो याद रखियो ये आंसर हो जाएगा आपका 12.5 सेंटीमीटर से कम। अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव नहीं होता है। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा आपका दांतों में सड़न का नहीं होता है। चलिए बाकी के सब होते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए या रेटिनॉल पूर्व निर्मित विटामिन ए केवल डैश के भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो 25 का आंसर हो जाएगा जंतु मूल के में। चलिए अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था के स्वस्थ परिणाम के लिए गर्भवती माताओं को डैश दिया जाना चाहिए। तो 26 का आंसर आयरन एवं फोलिक
अम्ल, कल फोलिक अम्ल पर प्रश्न पूछे गए थे। इसे 1 किलोग्राम में भार को मीटर में लंबाई के वर्ग से विभाजित करके प्राप्त करते हैं। इसे क्वेटलेट सूचकांक भी कहते हैं। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से BMI। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा समूह अस्थि भंग और कैल्शियम की कमी के प्रति अधिक असुरक्षित है? तो 28 का आंसर हो जाएगा बुजुर्ग, मतलब हड्डियों की कमजोरी से। अगला प्रश्न है कि वृद्ध पोषक तत्वों से अत्यधिक अंतर्ग्रहण और निष्क्रिय जीवन शैली के कारण क्या होता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका मोटापा होता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्लिनिकल दृष्टि से विटामिन B12 की कमी के कारण डैश डैश नामक स्थिति उत्पन्न होती है? तो 30 का आंसर हो जाएगा परनीशियम एनीमिया। अगला प्रश्न है, यह अनुशंसा की जाती है कि प्रसव के बाद के आरंभिक 6 महीने से नवजात शिशु को केवल जाए? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका स्तनपान कराया जाए। तो देखिए ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं और सीधे सीधे आपको एग्जाम में इसी से आधारित या मिलते जुलते मिलेंगे। पंचभोज्य समूह योजना डैश द्वारा या तथा यथा निर्दिष्ट पोषक तत्व अंतर्ग्रहण प्राप्त करने के लिए सूची तैयार करने की सुविधा देती है? तो ये 32 का आंसर हो जाएगा RDA। तो देखो ये सारे प्रश्न सोचने पर आधारित, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है एग्जाम में। फास्फोरस डैश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा अस्थियों और दांतों के लिए। अगला है, न्यूमोनिया की जटिलताएं डैश डैश कारण बन सकती हैं? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका A और B, मतलब हृदय गति में वृद्धि और सांस लेने में कठिनाई। अगला है कि कोणीय मुख पाक एंगुलर स्टोमटाइटिस या जियासोद गिलाइसाइटिस और ओस्ट विदरता चेलोसिस डैश के लक्षण हैं? तो मैं आपको बता दूं 35 का आपका आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन की कमी के कारण। अगला है, इनमें से कौन एक संचरणीय रोग है? तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। विटामिन K की कमी का मुख्य कारण है आपका, मैं बता दूं 37 का आंसर हो जाएगा रक्तस्राव। अगला है कि डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम क्या हैं? तो 38 का आंसर हो जाएगा D, उपरोक्त सभी हैं। पर्यावरणीय स्वच्छता, अपशिष्ट निकाय, मच्छर भगाने वाले उत्पादों का उपयोग, उचित वस्त्रों के माध्यम से सुरक्षा। अगला है, शैशवाकालीन ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत अधिक होती हैं क्योंकि यह बहुत डैश डैश की अवधियों में एक है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका तीव्र वृद्धि होती है। अगला है, पोषक आहार लेने वाली एवं नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने वाली स्वस्थ गर्भवती माता के मामले में डैश की अच्छी संभावना होती है? तो यहाँ से मैं आपको बता दूं ये सामान्य प्रश्न, मतलब कोई दिक्कत नहीं आनी। तो देखो ये 40 प्रश्न थे और ये उस आधार पर हैं जो सोचने पर आधारित, क्योंकि रोज बच्चे यही कह रहे हैं कि सर सोचने पर आधारित आ रहा है। तो आप ऐसे प्रश्न लगाएंगे तो आपको सोचने की क्षमता बढ़ेगी और आपको एग्जाम में बहुत फायदा होने वाली है। सभी दोस्तों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए प्लीज़, शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। और भी कुछ जानकारी लेना है तो कमेंट में बता सकते हैं।